सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? घड़ी कर रही है इशारा 3 बजने का और वक्त हो चला है हमारा मनपसंद प्रोग्राम का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम का, जिसमें क्लास 1 और 2 की पढ़ाई होती है और हम नई नई चीज़ें सीखते हैं, वह भी मज़ेदार ढंग से। अभी चूंकि हम लोगों के स्कूल बंद हैं, इसीलिए अपनी पढ़ाई घर पर ही रहकर करनी है, जिसमें हमारे साथ होते हैं मम्मी, पापा और घर के अन्य बड़े लोग। तो तैयार हैं ना आप सब? चलिए देखते हैं आज का कार्यक्रम हम लोगों के लिए क्या क्या लेकर आया है। तो बच्चों, आज है शनिवार और शनिवार के दिन हम लोग कुछ नई नई चीज़ें सीखते हैं। आज हम लोग सबसे पहले सुनेंगे बापू की पाती, जिसमें हम प्यारे बापू महात्मा गांधी के जीवन प्रसंग से जुड़ी बातों को सुनकर प्रेरणा पाते हैं। उसके बाद देखेंगे 2 मनोरंजक कार्यक्रम, ऑन टाइम और नो टाइम। फिर देखेंगे एक मनोरंजक कहानी, लेट्स मीट मीनू एंड चीनू। और अंत में चलेंगे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सैटरडे स्पेशल कार्यक्रम। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये जाना कि बापू ने अपने एक दोस्त के संगत में आकर मांस खाना शुरू किया था, जिसका बाद में उन्हें पछतावा भी हुआ और फिर उन्होंने छोड़ दिया। मोहन के एक चाचा बीड़ी पीते थे। 12-13 साल के मोहन और एक रिश्ते के भाई को लगता था कि मुंह से धुआं उड़ाना बड़ी शान की बात है। बीड़ी खरीदने के लिए दोनों ने एक नौकर के जेब से सिक्के भी चुराए थे, लेकिन जल्दी ही ये गंदी आदत छूट गई और फिर मोहन ने कभी बीड़ी सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। दूसरी बार मोहन ने 15 साल की उम्र में चोरी की, अपने मंझले भाई करसन दास के लिए। उन पर 25 रुपए का कर्जा चढ़ गया था और वो बहुत परेशान थे। वो सोने का एक बाजूबंद भी पहनते थे। मोहन ने कहा, मैं तुम्हारे बाजूबंद से एक सोने का टुकड़ा निकाल देता हूँ। मोहन ने सोने का एक टुकड़ा निकाल दिया और उसे बेचने से भाई का कर्जा पट गया। लेकिन मोहन की अंतरात्मा उन्हें कचोटने लगी। उन्होंने वही तय किया कि वो फिर कभी चोरी नहीं करेंगे। सजा का डर मोहन को नहीं था। उनके पिता बच्चों पर कभी हाथ नहीं उठाते थे, पर अपने पिता को पीड़ा पहुंचाने का डर मोहन को था और उनके सामने वो बोलते तो कैसे बोलते। और फिर उन्हें ख्याल आया कि वो लिखकर अपना गुनाह स्वीकार कर सकते हैं। उन्होंने कागज का एक पुर्जा लिया और उस पर सब कुछ लिख दिया। उन्होंने लिखा कि पिताजी की दी हुई हर सजा उन्हें स्वीकार है, यह भी कि गलती के लिए सिर्फ और सिर्फ वही जिम्मेदार है और पिताजी अपने आप को सजा ना दें। करमचंद जी बीमार थे। मोहन का पत्र पढ़ते हुए उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे, जिससे कागज भीग गया। मोहन भी रो दिए। उस समय उन्हें पता नहीं था कि सच्चाई से अपना गुनाह कबूल कर लेना ही सच्चा पश्चाताप है, और वो भी तब जब सामने वाले को अपनी गलती की भनक भी नहीं हो। पिताजी कुछ नहीं बोले, बस कागज फाड़ के फेंक दिया। प्यार के उन आंसुओं ने गंगा जल की तरह मोहन के मन को और उनके पाप को भी धो दिया। अब मोहन के लिए उनका प्यार बढ़ गया और भरोसा भी। करमचंद जी की तबीयत बिगड़ती ही गई। उनकी सेवा का जिम्मा 3 लोगों पर था, उनकी पत्नी, एक पुराना नौकर और मोहन। पिता की सेवा करने से मोहन को एक लाभ ये मिला कि उनसे मिलने जुलने वालों के साथ उनकी बातचीत वो सुन पाते थे। उनकी अपने पारसी और मुसलमान दोस्तों से तरह तरह की चर्चाएं होती थी।
उनके घर जैन मुनि भी आते थे। वे खाने पीने के कठोर नियमों के बावजूद गांधी परिवार से भोजन की सामग्री लेते थे। मोहन के माता पिता मंदिर ही नहीं शिवालय भी जाते थे। उनके यहाँ रामायण और भागवत पुराण का सुरीला पाठ होता था। बचपन में सभी धर्मों के लिए सम्मान मोहन में सहज ही आ गया था। मोहन ने धर्म और शास्त्र की कुछ किताबें भी पढ़ी, पर उसमें बहुत ज्यादा श्रद्धा नहीं जगी। वो तो बस यही मानने लग गए कि संसार नीति पर टिका है और नीति सत्य में बसती है। सत्य को खोजना ही उनके लिए सबसे बड़ा काम हो गया। करमचंद जी की तबीयत बिगड़ती ही गई। जब उनका देहांत हुआ तब मोहन 16 बरस के थे। दीवान पिता के मृत्यु से गांधी परिवार की माली हालत डगमगा गई थी। पढ़ने के लिए मुंबई के कॉलेज जाना महंगा था, सो 18 साल के मोहन ने भावनगर में ही दाखिला ले लिया। कॉलेज की पढ़ाई में मोहन का मन बिल्कुल नहीं लगा। सब कुछ मुश्किल लगता था। पहला सत्र जैसे तैसे पूरा करके वो घर पहुंचे तो वहां पर करमचंद जी के एक पुराने दोस्त थे। वो मिलने के लिए आए थे। नाम था उनका मावजी दवे। वो अपने मित्र के देहांत के बाद उनके परिवार से संबंध रखते थे। उन्होंने मोहन की माँ और बड़े भाई से कहा, आपको मोहन को विलायत भेजना चाहिए। मेरा बेटा कहता है कि वहाँ की पढ़ाई सरल है और 3 साल में ही पढ़ाई पूरी हो जाएगी, खर्चा भी ज्यादा नहीं आएगा। नए आए हुए बैरिस्टरों को देखो कैसे ठाठ से रहते हैं। वो चाहे तो उन्हें दीवानगिरी आराम से मिल सकती है। और उनकी बात मानकर मोहन विलायत में पढ़ने के लिए तैयार हो गए। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम देखेंगे कि जब बाबू विलायत यानी कि इंग्लैंड पहुंचे तो उन्हें किन परेशानियों का सामना करना। Good day, friends. Brisky again. Now we will get to know how important it is to be on time. This allows us to be comfortable. Let us listen to the rhyme. Lateness can be cured, hooray! Lateness can be cured, hooray! Just get alarm clocks so lateness will stop. Lateness can be cured, hooray! Lateness can be cured, hooray! Lateness can be cured, hooray! Just get alarm clocks so lateness will stop. Lateness can be cured, hooray! I used to miss out on all the fun. Never could get any work done. I could never be on time, so I'd always cry, but I am not late anymore. I used to miss out on all the fun. Never could get any work done. I could never be on time, so I'd always cry, but I am not late anymore. Lateness can be cured, hooray! Lateness can be cured, hooray! Just get alarm clocks so lateness will stop. Lateness can be cured, hooray! I always went to sleep really late. In school I had a very sleepy face. Then I went to bed early. I was never in a hurry, and I was happy the next day. I always went to sleep really late. In school I had a very sleepy face. Then I went to bed early. I was never in a hurry, and I was happy the next day. Lateness can be cured, hooray! Lateness can be cured, hooray! Just get alarm clocks so lateness will stop. Lateness can be cured, hooray! My homework always looked very bad. My teacher would look very sad. It was messy, not neat, and never complete. But that all changed when I took my time. My homework always looked very
can be cured. Hooray! Hello there, your friend Brisky here. Shall we see how to handle different situations and do things efficiently? Meet Rishabh. He is 8 years old. Rishabh has no time for anything and is always late for everything. Let us see what is making Rishabh late every time. Oh no, he is going to be really late for school. Last night he was watching television till 10 o'clock. That's why he has woken up late today. Rishabh hurriedly finishes his morning routine and runs. He didn't even eat breakfast. Will he miss the bus too? Do you think it is good to skip breakfast? It is never okay to skip breakfast. Breakfast is the most important meal of the day. Without it, you may feel tired throughout the day. Now, let us see what Rishabh is up to next. Oh, he has missed his bus. Now he has to walk to school. Actually, run to school. At last, he has reached school, 15 minutes late. But he is so tired and hungry because he didn't have time to finish his breakfast. Oh, looks like he forgot to do his homework too. He had no time yesterday as he was watching TV. When do you complete your homework? Do you do it every day? It is important to find time, complete all your work every day. Now, let us see what Rishabh is doing right now. Looks like he has to stay back after school to finish his homework. And now he is late for his music class. He is already in trouble with his teacher for not practicing his music. But then he doesn't have time. Rishabh is exhausted, but his day is not over yet. He still has the day's homework to finish. He then has to work on his science project. After that, it is dinner time and bedtime. Does he have time to play? Does he have time to read a storybook? Does he have time to practice music? No, he doesn't have the time to play, read a storybook, and practice music. Then, one day, something magical happens. The clock fairy comes to see Rishabh in his dream. Rishabh, you have to learn to manage your time better. You are always late for everything and never manage to finish anything on time. When Rishabh wakes up, he realizes that the clock fairy is right. He decides to plan his day better. He is going to create a timetable to help him do things on time. Rishabh begins to wake up early in the mornings. He practices his music for half an hour. He has enough time to eat breakfast, get ready, and leave for school. He never misses his bus again. After school, Rishabh has plenty of time to attend his music class. Back home, he does his homework on time. He has time to play with his friends and watch TV too. Rishabh even has time to read his favorite stories before going to sleep. Rishabh learns that managing his time a little better made such a big difference. Do you see this chart? This is what Rishabh's timetable looks like. There are a list of tasks you usually do during the day. How much time do you take for each of these? Fill it up in the chart. Then make sure you complete each task on time. Copy the chart into your books and fill it up. You can add any new tasks you like. Share your timetable in class. Remember, one should do things one at a time and not try to do everything at once in order to avoid stress. I hope you understand the importance of pre-planning your day.
Telekovic ka na rin. Yan na. Let's meet Meenu and Cheenu. Meenu, wake up. Cheenu, wake up fast. My throat is paining. Good morning, Cock Uncle. Good morning, Meenu. Lazy Cheenu, wake up. Someone is waiting for you. Good morning, Cock Uncle. Good morning, Cheenu. Come out fast, both of you. Meet your new friend. Hello, my name is Buzz. What is your name? Hello, my name is Meenu. Who is she? That is Cheenu. He is my brother. He is a boy. So, you say he and not she. Oh, I did not know that. So you are a girl and Cheenu is a boy. Hello, Cheenu. Hello, Buzz. I like your name. I like your sound. Buzz. Cheenu, don't chase me. Meenu, please help me. Cheenu, don't do that. My brother is a little naughty. Buzz. But he is a very sweet boy. My sister is also very sweet. Sister? Who is your sister? Meenu is my sister. You don't know anything, Buzz. How old are you? I don't know. How old are you? I am 5 years old. And Meenu is 7 years old. I like you both very much.
will you both be my friends? Yes, Buzz. We also like you. Let us be friends. Buzz, meet our family. Ma, this is Buzz. He is our new friend. Hello, Ma. Our mother loves us very much. This is our father, Buzz. He is a farmer. Hello, Papa. This is our grandma, Buzz. We love her. She tells us lots of stories. Hello, Grandma. I also love stories. But who is a grandma? Grandma is my father's mother. So who is your father's father? Grandfather. Buzz, do you know something? Even my mother's mother is a grandmother. And my mother's father is also grandfather. I like grandmothers and grandfathers. They are always loving. All of us stay together. Oh, this is Raja, our puppy. He is very naughty. But Raja, you have to be a little kind to Buzz. Okay, Buzz. Now we are going to school. Do you want to come to our school? Just wait. We will wear our uniforms and come. How will you go to school? We go walking to school. Buzz, this is my best friend Sheila. She also walks to the school with us. That is Sahil. He is my best friend. He comes to school on a cycle with his father. I will come to school flying. This is our school. Buzz, that is our school bell. Oh, my ears! This is my classroom. These are my friends. Hello, Meenu's friends. I am also her friend. Buzz, come, I will show you where we play. We play here with our friends. We play marbles, hopscotch, and hide and seek. I like your school very much. Can I come with you to school every day? Yes, Buzz, you can. Friends, will you also come to school every day? You can meet Chinu, Buzz, and me in school. Friends, Buzz needs help. Will you help him? But you have to answer loudly. What is your name? Are you a girl or a boy?
boy. How old are you? Do you have a sister? What is your sister's name? Do you have a brother? What is your brother's name? How do you go to school? Walking, by, cycle, by, bus, by, tractor, by, train, by, boat. और by bullock cart. Bye bye friends. डर से नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रखेंगे 2 गज की दूरी, सबको पौष्टिक आहार खिलाएंगे, बच्चों और बूढ़ों का करेंगे ख्याल। रोगी नहीं रोग से लड़ कोरोना को हराएंगे। स्वास्थ्य केंद्र फिर से खुल गए, जिनका लाभ उठाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम किसी जानवर या पक्षी के एनक्लोजर के पास नहीं चलेंगे, बल्कि चलेंगे वहां जिसके कारण संजय गांधी जैविक उद्यान को राजधानी पटना का लंग्स ऑफ द सिटी
यानी शहर का फेफड़ा कहा जाता है। जी हां, आज हम बात करेंगे संजय गांधी जैविक उद्यान के वनस्पति क्षेत्र की और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार सरकार के नूतन प्रयोग के बारे में। जब पूरे विश्व में विकास कार्यों के लिए जंगलों और पेड़ों की बिना रोक टोक कटाई हो रही है, वैसे समय में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार सरकार ने निर्णय लिया कि विकास कार्यों के लिए राजधानी पटना या उसके आसपास जितने भी पुराने पेड़ों को रिलोकेट किया गया, उन पेड़ों को वैज्ञानिक तरीके से जड़ सहित उखाड़कर आवश्यकता के अनुसार लगाया जाएगा। उनका समुचित देखभाल किया गया और उन्हें फिर से जीवित किया गया। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के निर्णय को संजय गांधी जैविक उद्यान के कर्मियों ने अपने अथक प्रयास से सही साबित किया है और आज इन पेड़ों में न सिर्फ नई नई पत्तियां आ रही हैं, बल्कि कई टहनियों ने भी अब आकार लेना शुरू कर दिए हैं। आज ये फिर से लगाए गए पेड़ न सिर्फ उद्यान के जंगली दृश्य को बनाए रखने में मदद कर रहे हैं, बल्कि चिड़ियों, तितलियों और गिलहरियों का बसेरा भी बन गया है। जो पटना जू का ओरिएंटेशन है, जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, ये पुराने समय में काफ़ी पुराने टाइम में यहाँ से सोन नदी गुजरती थी और बाद में कालांतर में धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया तो सोन नदी अपना कोर्स शिफ्ट करती गई और इससे काफ़ी दूर तक चली गई। तो यहाँ का सॉइल काफ़ी सैंडी है और इस कारण से यहाँ जो भी प्लांट्स वगैरह हैं उनका ये काफ़ी बाइंडिंग स्ट्रेंथ कम है, ये फ्रेगाइल होते हैं और काफ़ी यहाँ पे जो वृक्ष हैं वो एजेड भी थे और वो धीरे धीरे अपने रोटेशन एज को प्राप्त करते गए या किसी भी तरह का अगर इन्फेस्टेशन हुआ तो उनका रूट सिस्टम कमज़ोर होने के कारण यहाँ पे ये देखा गया कि वृक्ष जो काफ़ी बड़े हैं वो उनका हल्का सा भी बारिश होने पे फेलिंग हो जा रहा है, वो गिर जा रहे हैं, टॉपल कर जा रहे हैं। तो इसी क्रम में पटना के अलग अलग जगहों पे जो डेवलपमेंटल वर्क्स हैं, जैसे अगर कहीं एनएच का एक्सपेंशन हो रहा है, रोड का एक्सपेंशन हो रहा है या एयरपोर्ट पे कार्य चल रहा है, तो वहाँ पे कुछ वृक्षों को वो कंस्ट्रक्शन साइट से हटाया जाना आवश्यक था। तो इसी को देखते हुए बिहार सरकार ने एक बड़ा ही अपने तरह का अनूठा प्रयास किया कि किसी भी वृक्ष को वहाँ से हम लोग काटेंगे नहीं और उसको ट्रांसलोकेट किया जाए। ये अलग अलग तरह के स्पीसीज हैं इसमें, जैसे पीपल, बरगद, गुल्लड़, पाकर, नीम, उसके अलावा करंज, जामुन
और भी बहुत सारे स्पीसीज हैं जो यहाँ पे ट्रांसलोकेट किए गए हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है और उसको लगाए जाने के बाद से हम लोग देख सकते हैं कि लगभग 99% जो यहाँ प्लांट्स लगाए गए थे सभी के सभी सक्सेसफुली लग चुके हैं। सभी में ब्रांचेज आ गए हैं, कुछ ट्रीज में फ्लावरिंग शुरू हो गया है। और किसी भी प्लांट को ट्रांसप्लांट करने से पहले उनका रूट का प्रिपरेशन किया जाता है। उसके अतिरिक्त जो मेन टेक्निकल चीज़ों को देखा जाता है उसमें इनके ब्रांचेज का भी कटिंग किया जाता है। कटिंग करने के बाद बॉडेक्स मिक्सचर का लेप लगाया जाता है जिससे कि उसमें किसी भी तरह का फंगल इन्फेक्शन नहीं हो जो ब्रांचेस कट किए जाते हैं। उसके बाद एक पार्टिकुलर पैटर्न में ही ये प्लांट जो है ग्रो करते हैं। तो ऐसा देखने में प्रतीत होता है जैसे ये बड़े आकार के बॉन्साई हैं जो पार्क्स के लिए बड़ा ही अनूठा इनका एक स्ट्रक्चर होता है, आर्किटेक्ट होता है। तो टोपाइडी और जो बॉन्साई की कला है वो अगर कहा जाए तो ये एक बड़े प्लांट में करना भी अपने आप में एक अलग ही संतुष्टि देता है। 153 एकड़ में फैला ये संजय गांधी जैविक उद्यान 2 भागों में बटा है। एक भाग जंतु का है और दूसरा वनस्पति का। यहाँ आने वाले दर्शक हर प्रकार के जानवर और पक्षी को देखकर रोमांचित होते हैं और साथ साथ इन 150 प्रजाति के 3000 से भी अधिक पेड़ों के छांव में आकर चैन की सांस लेते हैं। यही है संजय गांधी जैविक उद्यान की खासियत। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम में आज हम जिस पक्षी के बारे में बात करेंगे वो हिमालयन ग्रिफिन है, जिसे लोग बड़ा गिद्ध भी कहते हैं। ये एक बड़े आकार का फीके पीले रंग का गिद्ध होता है जो सारे हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं। हिमालय में ये भारत के अलावा काबुल से भूटान, तुर्किस्तान और तिब्बत तक में पाए जाते हैं। हिमालयन ग्रिफिन एक अनूठा पीला सफेद गिद्ध है। इसके पंख काफी बड़े और पूंछ छोटी होती है। इसका ज्यादातर शरीर हल्के पीले सफेद रंग का होता है।
इन्हें हिमालय में 1200 से 5000 मीटर तक की ऊंचाई पर देखा जा सकता है। इसमें नर और मादा दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। ये गिद्ध दिन के समय सक्रिय होते हैं। इस दौरान ये आसमान में काफी ऊंचाई पर उड़ते हुए मरे जानवर को देखकर एक समूह में उसे खाने के लिए आते हैं। इनकी दृष्टि काफी तेज होती है और आसमान में काफी ऊंचाई से मरे हुए जानवरों को देख लेते हैं। नर व मादा मिलकर चूजों को पालते हैं। मादा एक ही अंडा देती है। गिद्ध की ये प्रजाति भी धीरे धीरे कम हो रही है। इसकी औसत आयु 20 से 35 वर्षों तक होती है और इनका गर्भकाल 58 दिनों का होता है। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनको नेचुरल स्कैवेंजर कहा जाता है। ये स्कैवेंजिंग का काम करते हैं। जो भी कार्कासेस हैं या वाइल्ड में हो या लाइव स्टॉक के होते हैं उसको ये स्कैवेंजिंग करके खाते हैं, जिसके कारण नेचर हमेशा क्लीन बना रहता है। काफ़ी बड़े होते हैं, लगभग इनका जो हाइट होता है वो 3.5 फीट तक पहुंच जाता है। ये लगातार नहीं उड़ सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी ऊंचाई तक उड़ते हैं। जो इनका मैक्सिमम अल्टीट्यूड है जिस पे ये फ्लाई करते हैं, जो मिनिमम अल्टीट्यूड मतलब इससे ऊपर ही उड़ेंगे, ये लगभग 1200 मीटर है। इसके ऊपर ही ये ज़्यादा पाए जाते हैं। ये फरवरी मार्च में एग लेइंग प्रारंभ करते हैं और जो इनका क्लच साइज है ये 1 से 2 तक का ही होता है, काफ़ी छोटा होता है और उसे एक बच्चा निकलता है जो नेस्टिंग करते हैं। इनके पेरेंट्स काफ़ी अच्छे से नेस्टिंग करवाते हैं। उसके बाद ये लगभग 5 से 6 महीना रहने के बाद वो उनसे सेपरेट हो जाते हैं। पटना जू में इन्हें चिकन दिया जाता है खाने में और ये लगभग 1.5 kg चिकन एक वल्चर को दिया जाता है। और जो इनका मॉर्फोलॉजी है, जो इनका फिजिकल फीचर्स हैं, उसमें जो पिकुलरिटी है, उनके लेग के पास में हेयर का टफ्ट पाया जाता है और गर्दन के पास भी वाइट कलर का एक पैच होता है। हिमालयन ग्रिफन का जो IUCN स्टेटस है वो नियरली थ्रेटेंड है और इनके पॉपुलेशन में उतना ज़्यादा डिक्लाइन नहीं आया है जो और वल्चर्स में आया है। और जो स्टडीज़ है, साइंटिफिक स्टडीज़, उसके थ्रू ये पता चला है कि जो भी वल्चर में रिसेंट डिक्लाइन पॉपुलेशन में हुआ है उसका मेन रीज़न है जो एनिमल कार्कासेस हैं, जो लाइव स्टॉक के कार्कासेस हैं, उसमें पाया जाने वाला एक केमिकल डिक्लोफेनाक जो एज ए पेन किलर यूज किया जाता है और मरने के बाद भी उनके बॉडी में इसका रेसिड्यूज पाया जाता है और इसे कंजम्पशन के बाद वल्चर जो इसे खाते हैं तो उनके बॉडी में चला जाता है और धीरे धीरे एग ले करते हैं। उसका सेल काफ़ी कमज़ोर होता है, उससे प्री मैच्योर हैचिंग हो जाता है बर्ड्स का और उनका डेथ होने लगता है। और प्रोलॉन्ग्ड डिक्लोफेनाक को खाने से वल्चर्स हैं उनके लीवर और अनवाइटल ऑर्गन्स में भी डिजेनरेशन होता है, जिसके कारण उनका समय से पहले डेथ हो जाता है। गिद्ध के बाद हम जिस चिड़िया के बारे में बात करेंगे वो चील यानी काइट है। ये बेहद चतुर और फुर्तीले होते हैं। इनके शरीर के ऊपरी हिस्से का रंग भूरा और आंख के पीछे एक काला धब्बा और बाहर का पंख हल्के काले रंग का होता है। इनकी चोंच आगे की ओर झुकी हुई होती है और ये यहाँ के स्थायी निवासी हैं जो सामान्यतः खुले मैदान और मानव बस्तियों के सामने उड़ते हैं। ये शिकारी पक्षी होते हैं जो ऊपर से ही अपने भोजन की तलाश करते हैं और जब इन्हें अपना भोजन दिख जाता है तो बहुत तेजी से उस पर झपट्टा मारकर लेकर उड़ जाते हैं। ये सर्वभक्षी होते हैं जो छोटे पक्षी, चूहे और मरे हुए जानवर खाना पसंद करते हैं। ये आसमान में काफी ऊंचाई पर उड़ते हैं। इनका वजन 700 से 900 ग्राम तक होता है। ये 2 साल के बाद प्रजनन योग्य हो जाते हैं और मादा चील 30 दिन के बाद एक बार में 1 से 30 अंडे देती है। संजय गांधी जैविक उद्यान में चील और ब्लैक काइट जो हैं ये काफ़ी अच्छे तरीके से रह रहे हैं। यहाँ पे इनके रख रखाव के लिए प्राकृतिक वास का आभास दिया गया है और उसी ये वातावरण में रहते हैं। चील जो हैं इनकी आवाज़ एक बहुत ही कॉमन आवाज़ है, ची ची करने की आवाज़ आती है। इसकी आवाज़ ही एक विशिष्टता है कि पहचान हो जाता है कि आसपास में
चील है, जिसे हम लोग ब्लैक काइट भी कहते हैं। पूरे भारत में पाए जाते हैं, 2300 मीटर के नीचे पाए जाते हैं। ये हिमालयन रीजन में भी पाए जाते हैं। भारत के सभी वनों में ये पाए जाते हैं। ये मुख्य रूप से एक रैप्टर शिकारी पक्षी हैं, जो मूलतः जो जंगलों में जो बड़े जानवरों के द्वारा शिकार किए जाते हैं, उसका जो बचे हुए मांस होते हैं उसका भक्षण करते हैं। छोटे छोटे छिपकली, चूहे इत्यादि का, इंसेक्ट का भी ये खाना खाते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान में हम लोग इनके आहार के रूप में मांस देते हैं, चिकन देते हैं इनको। इनके जो चोंच होते हैं हल्के पीले होते हैं और पैर भी इनके हल्के पीले रंग के होते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान में जो चील के केज का रख रखाव किया जाता है, इनके बैठने के लिए जो एक व्यवस्था की जाती है, काफ़ी एक प्राकृतिक रूप से इनको बैठने की व्यवस्था की गई है। इनके केज में पौधे वगैरह लगे हुए हैं, छाया भी दिया गया है, पानी की व्यवस्था की जाती है, साफ सफाई रख रखाव बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। संजय गांधी जैविक उद्यान में हिमालयन ग्रिफिन और चील दोनों को बेहद पसंद किया जाता है और यहाँ आने वाले हर दर्शक इनके इंक्लोजर के पास इन्हें देखने आते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे पटना जू शो में एक नए इंक्लोजर के पास एक नए जानवर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अरे भाई राजू, क्या? अरे सुने कि कल चाचा कुछ बता रहे थे, क्या बोल रहे थे? हाँ, चाचा कल बहुत बढ़िया बात बता रहे थे। कह रहे थे कि हम लोगों को अपने बच्चा लोग के पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए। सिर्फ स्कूल भेजने से कुछ नहीं होता। बात तो ठीक है, लेकिन हम लोग ये करेंगे कैसे? हम लोगों को तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। हम भी यही सोच रहे थे। अरे वो देखो, मास्टर साहब भी सही टाइम पे आ गए। चलो उन्हीं से पूछ लेते हैं। मास्टर साहब प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मास्टर साहब, आपसे एक बात का जानकारी लेना था। हाँ, पूछिए। अब हम लोग तो ठहरे कम पढ़े लिखे आदमी, हाँ। लेकिन हम लोग का बच्चा लोग स्कूल में जाके क्या करता है, क्या सीखता है, क्या पढ़ता है, ये हम लोग कैसे जानेंगे? बहुत आसान है। अच्छा, कैसे? चलिए आप लोग स्कूल में, हम बताते हैं। जी जी चलिए। जी सर चलिए। चलो चलो। हाँ हाँ चलिए। हाँ हाँ, हम उठा लेते हैं। चल। आइए, ये देखिए, ये है क्लास 3 का अधिगम प्रतिफल पोस्टर। इसका मतलब है यदि आपका बच्चा वर्ग 3 में पढ़ता है तो उसे इस पोस्टर में जो लिखी गई सारी चीजें उसे जानकारी होनी चाहिए। ये क्या है? पक्षी। और ये क्या है? पेड़। यानी कि तीसरी कक्षा समाप्त होते होते आपका बच्चा पशु, पक्षी, फूल, पत्ती आदि के बारे में सीख जाएगा। हर क्लास और हर विषय के लिए अधिगम प्रतिफल पोस्टर बनाए गए हैं। आइए कुछ दूसरे तरीके जानते हैं। जी सर। ये देखिए, ये है हमारे बच्चों की कॉपियाँ और ये है सही का निशान। इसका मतलब है कि इस प्रश्न का उत्तर आपके बच्चे ने बिल्कुल सही दिया है। जितना ज़्यादा होंगे ये निशान उतना बढ़िया सीखा है आपका बच्चा। और ये क्या है? गलत का निशान। हाँ, ये है गलत का निशान और इसका मतलब है आपके बच्चे ने इस प्रश्न में कुछ गलती की होगी। और ये निशान जितना ज़्यादा होगा आपको अपने बच्चे पे उतना ही ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन पूरे साल में हमारा बच्चा क्या क्या सीखा ये कैसे जानेंगे? बिल्कुल जानेंगे। उसके लिए भी हमारे पास कुछ साधन है। उनमें से एक है प्रगति पत्रक। इसके माध्यम से आप घर बैठे जान सकेंगे कि आपका बच्चा पूरे साल में क्या कुछ सीखा। देखिए, ये है 3 स्टार। इसका मतलब होता है सीख चुका है, आपका बच्चा सीख चुका है। और 2 स्टार का मतलब है बच्चा सीख रहा है। और 1 स्टार का मतलब अभी सीखने की आवश्यकता है। जी हाँ। ये तो बहुत आसान है। अब तो हम जैसे बिना पढ़े लिखे लोग भी अपने बच्चों की कॉपी आसानी से जांच कर पाएंगे। बिल्कुल जांच पाएंगे मनोज। हाँ मास्टर साहब,
आपने तो बिल्कुल सही बात बताई थी। तो ठीक है, चलते हैं। आज जो आपने हमको बताया है वो हम सबको बताएंगे। आप क्या करेंगे? आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए bepclots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से ई-लॉट्स ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। आशा करती हूँ बच्चों आज आपको बहुत मजा आया होगा और आपने इल्मों से बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।